हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं विक्रम, आपका कॉमर्स टीचर, स्वागत करता हूँ आज से इस क्लास में। बेटा, जैसे कि आपको पता है, हमने पार्ट बी क्लास 12 फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी चैप्टर 1 स्टार्ट कर रखा था, और इसकी कंप्लीट बैलेंस शीट प्लस इसके जो इलिस्ट्रेशंस हैं बैलेंस शीट के, वो हम लोगों ने डिस्कस कर लिए थे। और हमने बात की थी कि नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे अपना पार्ट जो है 2, शेड्यूल थर्ड का, और इसमें हम बात करेंगे किसके बारे में, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल के बारे में। और यदि आपने पिछले लेक्चर अब तक नहीं देखे हैं तो एक बार उनको जरूर देख लीजिएगा, ताकि आपको पार्ट 2 इजिली समझ में आ सके। हालांकि बैलेंस शीट का फॉर्मेट और स्टेटमेंट ऑफ इनकम का फॉर्मेट दोनों डिफरेंट है, लेकिन काफी हद तक हम ये बात करेंगे कि भाई मेजर हेड्स ऑफ ऐड के बारे में बात की जा रही है, तो मेजर हेड्स ऑफ ऐड इसमें भी हम पढ़ेंगे और इसमें भी हमें देखने को मिलेंगे। ये क्लासेस उन बच्चों के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगी जो 12th क्लास में करंटली पढ़ रहे हैं, और एज वेल एज जो सीनियर टीचर्स हैं या जो टीचर्स हैं जो कहीं ना किसी पार्टिकुलर एग्जाम के लिए तैयारी भी कर रहे हैं। उनके लिए भी क्लासेस काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है, वो चाहे केवीएस का एग्जाम हो, चाहे एनवीएस का, चाहे ईएमआरएस का, चाहे कोई नेट का एग्जाम ही क्यों ना हो, चाहे किसी भी प्रकार का पीजीटी लेवल कॉमर्स से रिलेटेड एग्जाम है, उसमें इस चैप्टर से 2 से 3 क्वेश्चन पूछ ही लेते हैं कहीं ना कहीं। ठीक है, तो इस चैप्टर को आप भी देख सकते हैं जिनको इस तरीके की कोई प्रिपरेशन कर रहे हैं, या जो जो इस तरीके की प्रिपरेशन कोई कर रहा है। ठीक है, चलिए मैं क्लास को शेयर करता हूँ, क्लास का लिंक आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आप मुझे बता दीजिएगा एक बार वॉइस क्लियर है या नहीं, आपको ऑडियो वीडियो दोनों क्लियर है या नहीं है। ठीक है, चलिए। तो लास्ट क्लास में हमने जो डिस्कस किया था बैलेंस शीट, उसके फॉर्मेट, एग्जाम नोट्स के बारे में डिस्कस किया था, कुछ क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए थे। तो उनसे फर्दर ऑन हम पार्ट 2 कंटिन्यू कर रहे हैं। पार्ट 2 में हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, अबाउट द फॉर्मेट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल के बारे में। ठीक है, तो पार्ट 2 फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में पढ़ रहे हैं। इसका फॉर्मेट भी हमारा वर्टिकल शेप में होता है। एज पर रिवाइज सिलेबस, मेजर हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स ऑफ स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल लॉस आर आल्सो पार्ट ऑफ सिलेबस फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन। इसका भी मेजर हेड और सब हेड हमसे पूछा जा सकता है। फॉर्मेट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल किसमें बताया गया हमें, स्पेसिफाइड इन पार्ट 2 शेड्यूल थर्ड ऑफ द कंपनी एक्ट 2013। फॉर्मेट गिवन इन सीबीएसई सर्कुलर नंबर 43 डेटेड जुलाई 2 2013 फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन इज गिवन बिलो। इस तरीके से फॉर्मेट हमें प्रिपेयर करना है। आप इस फॉर्मेट पर फोकस करें। आपको लिखना है सबसे पहले नेम ऑफ द कंपनी। ठीक है, मान लीजिए मैं नेम ऑफ द कंपनी में डाल देता हूँ वीवीएन एकेडमी, वी वी एन एकेडमी लिमिटेड। ठीक है, वीवीएन एकेडमी लिमिटेड। और उसके बाद हमारे को लिखना है इसमें प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट ऑफ द ईयर एंडेड। ईयर एंडेड मान लेते हैं 31 मार्च 2024 एंड 31 मार्च 2025 के लिए बना रहे हैं। 31 मार्च 2024 और 31 मार्च 2025 के लिए हम इसको प्रिपेयर कर रहे हैं। किसी भी फॉर्मेट में, चाहे वो बैलेंस शीट का फॉर्मेट हो, चाहे स्टेटमेंट हो, पीएल का फॉर्मेट हो, हमें 2 साल के फिगर्स को प्रेजेंट करना होता है, ध्यान रखिएगा। 2 साल के फिगर्स को हम लेकर इसमें काम करेंगे। पार्टिकुलर्स, नोट नंबर, फिगर्स फॉर द करंट रिपोर्टिंग पीरियड एंड फिगर्स फॉर द प्रीवियस रिपोर्टिंग पीरियड। तो पहले करंट ईयर लिखा जाएगा, बाद में प्रीवियस ईयर लिखा जाएगा। पहला पॉइंट रहेगा हमारा इसका, दैट इज रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। अब रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में का मतलब क्या है, उसके बारे में थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस को हम बोलते हैं बेसिकली नेट सेल्स। क्या बोलते हैं, नेट सेल्स। ठीक है, जो ग्रोस सेल्स होती है उसमें से रिटर्न्स घटा दी जाए तो क्या बच जाएगी, नेट सेल्स बच जाएगी। दैट इज कॉल्ड रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अब यहाँ पर कंपनी जो है वो 2 प्रकार की हो सकती है। कंपनी कितने प्रकार की हो सकती है, 2 प्रकार की हो सकती है। थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लेते हैं एक बार, यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। चलो, कंपनी 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी कंपनी होती है, एक तो वो कंपनी जिसको हम बोलते हैं फाइनेंशियल कंपनी। ठीक है, जो फाइनेंस में डील करती है, फाइनेंशियल कंपनी। और एक वो कंपनी जो या तो ट्रेडिंग का बिजनेस करेगी,
ठीक है, किसका बिजनेस करेगी? ट्रेडिंग का, या फिर मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस करती है। मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस करती है। तो दो प्रकार की कंपनी हमने देख ली है। अब जब हम बात करते हैं रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की, तो हम बात कर रहे हैं फिलहाल ट्रेडिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के बारे में। तो इसमें जो गुड्स एंड सर्विसेज होती है हमारी, गुड्स एंड सर्विसेज जो होती है, उनसे जो भी हमारा रिवेन्यू जनरेट होगा वो हमारा किस में आएगा? रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ऑफ ट्रेडिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में। जबकि फाइनेंशियल कंपनी के लिए बेसिकली सर्विस प्रोवाइडिंग करना, तो जो है सर्विसेज मिलेगी। जैसे बैंकिंग कंपनी बैंकिंग सर्विसेज देगी तो उससे रिवेन्यू जनरेट होगा। एज वेल एज साथ में हम प्लस करेंगे, जैसे मान लीजिए कोई इंटरेस्ट रिसीव कर लिया, ठीक है, तो वो भी इसकी रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में कंसिडर की जाएगी। मान लीजिए डिविडेंड रिसीव कर लिया, दैट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। या फिर कोई प्रॉफिट हो गया इसको ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो वो भी इसकी फाइनेंशियल एक्टिविटी में शामिल होगा। तो ये कई बार एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन हमसे यहाँ पर पूछ लेता है कि बताइए रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में फाइनेंशियल कंपनी में क्या होगा शामिल, और ट्रेडिंग और मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में क्या शामिल होगा। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा लेटर ऑन और भी डिटेल्स पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए इस बात को समझिए कि हम लोग क्या डिस्कस करना चाह रहे हैं कि भाई रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अलग अलग हो सकता है, फाइनेंशियल कंपनी का अलग और नॉन फाइनेंशियल कंपनी का अलग। ठीक है, फिर दूसरा जो पार्ट रहेगा, दूसरा जो पार्ट रहेगा दैट इज अदर इनकम, अदर इनकम। ठीक है, अदर इनकम में हम बेसिकली क्या शामिल करते हैं? अदर इनकम में हम शामिल करते हैं चार वर्ड बेसिकली आप याद रखिएगा, डी आर आई पी, ड्रिप। ठीक है, डिविडेंड रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स एज वेल एज नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स। अगर आपको कहीं लगता है कि भाई लॉस हो गया, ठीक है, क्या हो गया? लॉस हो गया, किस पर? ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स पर, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स पर, एसेट्स पर नहीं, इन्वेस्टमेंट्स पर। तो उस कंडीशन में देखिए, अगर आपके पास सेल ऑफ एसेट्स, सेल ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट को बेचने से कुछ पे प्रॉफिट हो रहा है, कुछ पे लॉस हो रहा है, लेकिन नेट अगर आपके पास लॉस बच जाए तो वो हमारा अदर एक्सपेंसेस का पार्ट माना जाए। किसका पार्ट माना जाए? अदर एक्सपेंसेस का पार्ट। मैं फिर से लिख दूं कि आपको ध्यान रखना है, अगर आप सेल कर रहे हैं वो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट की, और इस पर कुछ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट बेचने पर आपको मान लीजिए प्रॉफिट हुआ 10,000 रुपए का, और कुछ पर बेचने पर आपको लॉस हुआ कितने का? 8,000 रुपए का। तो आपके पास नेट क्या बचा? 2,000 रुपए का प्रॉफिट। तो ये जो प्रॉफिट बचा दिस इज अ पार्ट ऑफ योर अदर इनकम। लेकिन अगर वहीं पर, लेकिन वहीं पर अगर ऐसा हो जाता कि 10,000 की आपको इनकम हुई, प्रॉफिट हुआ बेचने पर, और 12,000 का आपको लॉस हो गया नॉन करंट इन्वेस्टमेंट बेचने पर, 2,000 का आपको क्या हो गया? नेट लॉस हो गया। 2,000 का जो नेट लॉस हुआ है दैट विल बी पार्ट ऑफ योर अदर एक्सपेंसेस। इसका पार्ट बन जाएगा फिर वो हमारा अदर एक्सपेंसेस का पार्ट बन जाएगा। ठीक है, उसको हम अदर एक्सपेंसेस में शो करके चलेंगे। इज इट क्लियर? तो इसका आपने विशेष ध्यान रखना, थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे आगे जाके, चलेंगे। फॉर्मेट को एक बार याद करिएगा। फिर तीसरे नंबर पर हमें याद रखना है दैट इज टोटल इनकम। अब टोटल इनकम क्या होती है? पार्ट वन प्लस पार्ट टू, पहले और दूसरे को जोड़ दें तो टोटल इनकम हमारे सामने आ जाएगी। ठीक है, टोटल इनकम हमारे सामने आ जाएगी। और टोटल इनकम को लिखने के लिए आपको ध्यान रखना है, इसके नीचे डबल लाइन लगा लेनी है, डबल लाइन। ठीक है, चलिए फिर उसके बाद है हमारे पास क्या? एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस में हम क्या क्या शामिल करते हैं? एक्सपेंसेस में हम शामिल करते हैं कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, चेंज इन इन्वेंटरीज ऑफ फिनिश्ड गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस एंड स्टॉक इन ट्रेड। ठीक है, चेंज इन इन्वेंटरीज ऑफ फिनिश्ड गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस एंड स्टॉक इन ट्रेड, एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंसेस, फाइनेंस कॉस्ट, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस, अदर एक्सपेंसेस। तो ये सात बेसिकली सब हेडिंग्स हैं जिनको आप याद रखने के लिए इनके फर्स्ट फर्स्ट अक्षर से ऐसा लिख सकते हैं। मेरे साथ बोल भी ले, सीपी, सीई, सीपी, सीई, एफ डी ओ, सीपीसीई एफ डी यू, याद रख लीजिएगा, सीपीसीई एफ डी यू। सी का मतलब क्या है? कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। पी का मतलब क्या है? परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड।
चेंज इन इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस, स्टॉक इन ट्रेड। अब देखिए कि एक बच गया हमारे पास रॉ मटेरियल, तो ये हमारा जो है ऊपर रॉ मटेरियल को बताएगा। ये हमारा रॉ मटेरियल के कॉस्ट के बारे में बात कर रहा है, ठीक है, रॉ मटेरियल की कंजम्पशन के बारे में बात कर रहा है। फिर आपके पास क्या आ जाएगा, एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंसेस, सैलरी है, वेजेस है, वेलफेयर एक्सपेंसेस है, प्रोविडेंट फंड है, या किसी प्रकार का कोई भी एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंस हमने और किया है, वो सब इसमें शामिल हो जाएगा। फाइनेंस कॉस्ट, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स पे, शॉर्ट टर्म बोरिंग्स पे जो इंटरेस्ट आप पेड कर रहे हैं, या किसी प्रकार का अदर कोई डिस्काउंट वगैरह आपने दिया है, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, टेंजिबल इंटेंजिबल एसेट्स पर अदर एक्सपेंसेस, ये सब मिलाकर हमारे 7 सब ऐड बन जाते हैं एक्सपेंस के, ठीक है। और फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, इनको जोड़ लेंगे तो ये क्या बन जाएंगे, टोटल एक्सपेंस। टोटल एक्सपेंस जो आएंगे आपके पास, उन टोटल एक्सपेंसेस को आपने अंडरलाइन कर लेना है, टोटल एक्सपेंस क्या कर लेना है, अंडरलाइन कर लेना है, ठीक है। फिर उसके बाद आइए, नेक्स्ट है प्रॉफिट बिफोर टैक्स। प्रॉफिट बिफोर टैक्स, पांचवा पॉइंट हमारा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। और इस प्रॉफिट बिफोर टैक्स को कैसे कैलकुलेट करेंगे, जो थर्ड पॉइंट आपने कैलकुलेट किया था टोटल इनकम का, और जो फोर्थ पॉइंट आपका टोटल एक्सपेंस का, उनको आप डिफरेंशिएट करेंगे एक्सपेंसेस के पॉइंट को, तो ये आपके पास क्या निकल कर आ जाएगा, दैट इज प्रॉफिट बिफोर टैक्स। फिर उसके बाद 7th पॉइंट पे चलिए, टैक्स आप इसमें से लेस करेंगे, इसका जितने भी परसेंट टैक्स आ गया, मान लीजिए टैक्स एट द रेट 50% बताया हमें, तो किसका, प्रॉफिट बिफोर टैक्स का, किसका, ऑफ प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं यहाँ किसका लें हम, तो जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आपने निकाला उसका आप यहाँ पर लेंगे 50%, और उसको आप यहाँ पर माइनस कर देंगे, रेट कुछ भी हो सकती है, ये एज्यूम्ड फिगर है। फिर हमारे पास 7th पॉइंट क्या बच जाएगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। इज इट क्लियर, ये बच जाएगा आपके पास। ये पॉइंट हमारा यहाँ पर इस तरीके से कैलकुलेट होगा, इस तरीके से हमारी क्या बन जाएगी, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल का। अब यहाँ पर पूरे स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल में मेजर एड सब एड क्या आते हैं, उनको याद करने के लिए मैं छोटी सी पॉइंट आपको लिख देता हूँ, आप उसको याद रखिएगा, और मेरी बात को भी ध्यान रखिएगा। किसी भी बिजनेस के लिए जो स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल है वो उसको बताता है भी इसका प्रॉफिट या लॉस कितना होगा। ओवरऑल अगर हम बात करें कोई अर्निंग, लाइवलीहुड के बारे में अगर बात करें कि लाइवलीहुड का पता कैसे लगता है, तो हम बेसिकली उसमें क्या बनाते हैं कि भाई कितनी इनकम या कितना प्रॉफिट वो कमा रहा है, तो उसके लिए क्या बनाते हैं, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल। और स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल को बनाने में जो हमें एडिंग की रिक्वायरमेंट होती है, उसको आप याद कर सकते हैं, ROTE से, ठीक है। अब मैं इसको रोटी बोल देता हूँ, आप इसको रोट बोल दें, जो आपको ठीक लगे वो बोल दें। फिर ई में आप ब्रैकेट में लिख ले कि हमारे पास क्या क्या होता है, CPCEFD, ठीक है, CPCEFD, ये पॉइंट इसके अंदर शामिल करने हैं। तो रोटी, CPCEFD, ठीक है। तो रोटी में देखिए आर का मतलब क्या है, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ठीक है, आर का मतलब क्या है, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ओ का मतलब क्या है, अदर इनकम। टी का मतलब क्या है, टोटल इनकम। और ई का मतलब क्या है, एक्सपेंसेस। और सीपीसी का मतलब क्या है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, चेंज इन इन्वेंट्री, एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंस, फाइनेंस कॉस्ट, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, एंड अदर एक्सपेंसेस। तो टोटल इनकम आ जाएगी और टोटल एक्सपेंस आ जाएंगे हमारे पास। तो हमारे पास क्या बच जाएगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, पीबीआईटी, सॉरी पीबीटी, पीबीटी, ठीक है। और फिर उसका हम ले लेंगे क्या, टैक्स, और क्या बच जाएगा हमारे पास, पीएटी, पीएटी। इज इट क्लियर, क्या फॉर्मेट आपको अच्छे समझ में आया। फॉर्मेट अगर अच्छे से क्लियर हुआ तो मैं आपको इसका एक पहला पॉइंट जो है उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करता हूँ, दैट इज रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अब रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में मैंने जो आपको बताया था उसी को थोड़ा कंटिन्यू करते चलेंगे, इसमें क्या शामिल होता है। देखिए, नोट्स टू अकाउंट में रिगार्डिंग स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल, हमारा जो पहला नोट है वो किसका बनेगा, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का। अब इसमें रिवेन्यू अर्न फ्रॉम द बिजनेस एक्टिविटीज ऑफ द कंपनी, इट विल बी शोन इन द नोट्स टू अकाउंट्स एज फॉलोज। इस तरीके से हम इसको शो करके चलेंगे। पहला पॉइंट रहेगा रिवेन्यू फ्रॉम द सेल ऑफ प्रोडक्ट्स, ग्रोस अगर है तो उसमें से क्या कर देंगे, लेस रिटर्न्स। रिवेन्यू फ्रॉम सेल ऑफ सर्विसेज, नेट
and other operating revenue such as sale of scrap. Now what is here scrap? Scrap का मतलब होता है यदि आपका कोई प्रोडक्शन आपने किया है प्रोडक्ट का और वो जो है एज पर द क्वालिटी नहीं प्रोड्यूस हुआ, उसमें कहीं कोई ना कोई प्रॉब्लम रही या कोई डिफॉल्ट उसके अंदर रह गया प्रोडक्ट के अंदर, तो उस डिफॉल्ट प्रोडक्ट को हम कम कीमत पर बेच देते हैं, स्क्रैप के तौर पे बेच देते हैं, तो उससे जो रिवेन्यू आएगा वो भी हमारा रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का पार्ट माना जाएगा। इज इट क्लियर? तो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में ये तीन चीजें हम शामिल करते हैं। यहाँ पर जो नोट देने की, नोट को समझने की जो बात है उस नोट के ऊपर जरा फोकस करिएगा। हमने बात की थी कि नोट जो है हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा इसमें। अगर फाइनेंसिंग कंपनी है तो विल बिकम्स रिवेन्यू फ्रॉम द ऑपरेशन, उसके लिए क्या बन जाएगा रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन? इंटरेस्ट इनकम, डिविडेंड इनकम, नेट गेन और लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड रिवेन्यू फ्रॉम अदर फाइनेंशियल सर्विसेज। ये उसके लिए क्या बन जाएंगे? बेसिकली फाइनेंस कंपनी के लिए इनकम बन जाएगी। इंटरेस्ट इनकम, डिविडेंड इनकम, नेट गेन, लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, रिवेन्यू फ्रॉम अदर फाइनेंशियल सर्विसेज। ठीक है, तो इसको हम फाइनेंस कंपनी में शामिल करके चलेंगे। क्लियर है? ये फाइनेंस कंपनी की क्या मानी जाएंगी? These are to be considered as revenue from operations. These are considered as revenue from operations. क्लियर है? चलिए आगे एक अदर इनकम। अदर इनकम को और देख लीजिए आप। अदर इनकम में हम क्या शामिल करेंगे? अदर इनकम की बात जब हम करते हैं तो अदर इनकम में हमारे पास शामिल होता है बेसिकली अदर इनकम इज द रेवेन्यू दैट इज नॉट अर्न फ्रॉम द बिजनेस एक्टिविटी, जो बिजनेस एक्टिविटी से नहीं कमाया गया लेकिन बिजनेस में इनकम तो हुई है। एंड इट शैल बी क्लासिफाइड एज, ये बिजनेस इनकम किसके कारण हुई होगी? ये हुई होगी या तो हमें जो है इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी की वजह से, ठीक है, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी की वजह से, या फिर फाइनेंसिंग एक्टिविटी की वजह से। ठीक है, इनसे कोई इनकम हमें हुई होगी। सबसे पहले देखते हैं, पहला पॉइंट है हमारे पास इंटरेस्ट इनकम। अब इंटरेस्ट इनकम क्या है? इंटरेस्ट ये तो रिसीव्ड किया होगा या अर्नड होगा, इंटरेस्ट रिसीव्ड हो या अर्नड हो वो इंटरेस्ट इनकम का पार्ट माना जाएगा। डिविडेंड इनकम वो भी हमारी इंटरेस्ट इनकम का पार्ट माना जाएगा। गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट अगर है और उसमें से लॉस अगर हम घटा दें तो आपको ये ध्यान रखना है इट इज ए नेट लॉस, द सेम विल बी क्लासिफाइड अंडर द अदर एक्सपेंसेस, तो उसको हम अदर एक्सपेंसेस में शो करके चलेंगे। और इसके अलावा कौन कौन सी इनकम होती है? जैसे रेंट रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, सेल ऑफ मिसलेनियस आइटम्स, रिफंड ऑफ इनकम टैक्स, न्यूज़पेपर्स एटसेट्रा से कोई इनकम हमें मिलती है तो वो भी हमारी किसका पार्ट माना जाएगा? अदर इनकम। अब इसको समझने के लिए हम एक छोटा सा क्वेश्चन देख लेते हैं ताकि हमें ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाए। आइए देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है आपके पास, अंडर विच हेड द फॉलोइंग ऑफ ए नॉन फाइनेंशियल कंपनी विल बी शोन। अब नॉन फाइनेंशियल कंपनी के लिए सेल्स किस में जाएगा? दैट इज अ पार्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ठीक है, सेल ऑफ स्क्रैप किस में जाएगा? रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में जाएगा, ये भी रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में लिखेंगे। डिविडेंड इनकम किस में जाएगी? दैट इज अदर इनकम। ठीक है, इंटरेस्ट अर्न किस में जाएगा? अदर इनकम। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स में आएगा, अदर इनकम में। और प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट किस में जाएगा? वो भी अदर इनकम। इज इट क्लियर? तो आपको इस तरीके से ये बताने हैं कि रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में क्या लिखा जाएगा और अदर इनकम में क्या लिखा जाएगा। आइए एक फाइनेंसिंग कंपनी का और एग्जांपल देख लेते हैं ताकि दोनों टॉपिक क्लियर हो जाए कि भाई इन आइटम्स में बताना है कि फाइनेंसिंग कंपनी के लिए कौन से ये आइटम कहाँ कहाँ जाएंगे, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में जाएंगे कि अदर इनकम में जाएंगे। अब डिविडेंड रिसीव्ड, अब फाइनेंशियल कंपनी का काम फाइनेंस में डील करना होता है तो कहीं ना कहीं उसने पैसा लगाया होगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटी है उसकी, तो उससे जो इनकम होगी तो वो भी उसकी ऑपरेटिंग इनकम मानी जाएगी, तो ये रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का पार्ट बन जाएगा। ऐसे इंटरेस्ट को रिसीव करना क्या बन जाएगा उसका? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स को अगर वो बेच रही है, किसको बेच रही है? वो फिक्स्ड एसेट्स को बेच रही है, तो ये उसकी अदर इनकम में चला जाएगा। लेकिन अगर वही प्रॉफिट उसको सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट हो रहा है तो उसकी ऑपरेटिंग इनकम होगी, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में शो किया जाएगा। और रिफंड ऑफ इनकम टैक्स भी क्या है? उसका अदर इनकम का पार्ट माना जाएगा। ठीक है, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में क्या क्या आ गया? डिविडेंड रिसीव्ड, इंटरेस्ट अर्न, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड अदर इनकम क्या आ गया? प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, रिफंड ऑफ इनकम टैक्स। ये सब चीजें हमारी इसमें include हो जाएंगी। होप सो कि आपको ये फॉर्मेट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा और साथ ही साथ आपने
ये भी समझ लिया कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में क्या क्या शामिल होता है फॉर द नॉन फाइनेंशियल कंपनी और फाइनेंशियल कंपनी, और अदर इनकम में हम किनको शामिल करके चलते हैं। और इलिस्ट्रेशन 25 और 26 ने ये क्लियर कर दिया कि कौन कौन से आइटम हमारे फाइनेंशियल कंपनी के लिए रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और कौन कौन से आइटम हमारे नॉन फाइनेंशियल कंपनी के लिए रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का पार्ट माने जाएंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 27 में आपको आपके लिए छोड़ रहा हूँ, इसमें आपको कैलकुलेट करना है क्या, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस एंड अदर इनकम्स एंड टोटल इनकम्स। ठीक है, तो पहले तीन हिस्से आपने करने ROT तक। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे रजिस्ट्रेशन 28 से। टिल दैट अगर आपको किसी प्रकार का कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या मुझे मैसेज कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9671925624। अगर आपको लगता है कि क्लासेस आपको अच्छी लग रही हैं, समझ में आ रही हैं और कंसेप्ट आपके क्लियर हो रहे हैं, तो क्लास के लिंक को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए ताकि वो भी क्लासेस का बेनिफिट ले सकें। और आपको लगता है कि नहीं क्लासेस का कोई बेनिफिट हमें नहीं मिल रहा है, तो आपको इसको देखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है और ना ही आप इसको लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करें। ठीक है, ये आप बिल्कुल ध्यान रखें। अगर आपको लगता है कि ये बेनिफिशियल है तो ही आप जो है इसको जो है शेयर करें, अदरवाइज इसको शेयर करने की कोई जरूरत नहीं है। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, हैव ए गुड डे।